घर जाने के बाद ईशानी उपासना को कॉल करती है। माँ फिर से मेरा कॉल ही नहीं उठा रही। पता नहीं इन्हें बीच बीच में क्या हो जाता है। कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी माँ नहीं, दुश्मन है दुश्मन। क्योंकि ऐसा व्यवहार तो सिर्फ दुश्मन ही करते हैं। एक काम करती हूँ, पापा को ही कॉल करती हूँ। फिर ईशानी परिमल को कॉल करती है और वो उसे सब कुछ बताती है। फिर उसके बाद, ये लो उपासना, ईशानी का कॉल आया है, बात करो उससे। आज तुमने उसे और वृंदा जी को मार्केट में देखकर अनदेखा क्यों किया? मैंने किसी को भी नहीं देखा मार्केट में। मैं बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए वहां से निकल आई मैं। क्या? अगर ऐसा है तो ठीक है, लेकिन कम से कम ईशानी से बात तो करो ना। ये लो, फोन पकड़ो। वो मुझे रसोई में कुछ काम है, तो मैं पहले वो कर लेती हूँ। अरे पर रहने दीजिए पापा, जब माँ का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तब भी मैं उनसे बात कर लूंगी। ठीक है बेटा। फिर कॉल कट करने के बाद परिमल रसोई में जाता है। अरे तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर ही है ना, या घुटनों में चला गया है? अरे किस गांव की महारानी समझती हो खुद को? इतना घमंड, इतना गुस्सा, ये सब तुम्हें कहीं लेकर नहीं जाएगा। पर मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुमने जानबूझकर उन दोनों को देखकर अनदेखा किया होगा। अरे उन दोनों ने तो तुम्हें आवाज भी लगाई थी। हाँ किया मैंने उन्हें जानबूझकर अनदेखा। तो क्या हुआ? मुझे नहीं करनी उन लोगों से बात। और ये घमंड और गुस्से का पाठ मुझे मत पढ़ाइए आप। मुझसे ज्यादा गुस्सा और घमंड तो उन लोगों में है। और इसीलिए उस बर्थडे के दिन से मैं उन लोगों के साथ वैसा ही गलत बर्ताव करती हूँ। बस करो उपासना, उन लोगों ने तुम्हारे साथ कोई गलत बर्ताव नहीं किया था। एक तुम ही हो जो एक छोटी सी बात को च्युइंगम की तरह खींची जा रही हो। अरे उनके मन में तो कोई पाप नहीं है, बस तुम्हारे मन में ही है। वो बेचारे तो तुम्हें पूछ भी रहे थे, तुम्हें कितने कॉल किए उन्होंने। यहाँ तक कि वृंदा जी खुद तुमसे माफी मांगने आई, जबकि उनकी कोई गलती भी नहीं थी। खैर, तुम्हें ये सब समझाकर कोई फायदा नहीं। लेकिन आइंदा से अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की जिससे ईशानी के ससुराल वालों को ठेस पहुंचे, तो वाकई में उपासना, मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मेरी इस बात को गांठ बांध लो। बस बहुत हुआ अब। इतना कहकर परिमल वहां से चला जाता है। बढ़िया है धमकी देने वाले। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। जिसे जो उखाड़ना है उखाड़ लो। उपासना चौबे नाम है मेरा। वन वुमन आर्मी हूं मैं। वही दूसरी तरफ, आज मार्केट में जो हुआ वो माँ ने मुझे सब बताया ईशानी। तो माँ जी का गुस्सा अभी तक शांत हुआ कि नहीं? तुमने तो उन्हें कॉल भी किया था ना? नहीं राज, मैंने नहीं किया। मैं तो उनकी कॉल की राह देख रही हूँ। पता नहीं माँ इतने गुस्से वाले क्यों हैं। कभी कभी तो उनके कारण मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है। मेरी माँ के कारण तुम्हारे माँ पापा को कितनी ठेस पहुंच रही है, फिर भी वो लोग इतने मैच्योरली सब कुछ समझ कर ले रहे हैं। और आजकल के जमाने में सगे माँ बाप भी इतना समझ कर नहीं लेते। अरे कोई बात नहीं बाबा, तुम्हें इसमें शर्मिंदा होने की क्या जरूरत है? इट्स ओके। माँ जी के गुस्से में भी ढेर सारा प्यार छुपा हुआ है। वो कहते हैं ना, हम गुस्सा उन्हीं से होते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। ये तो बस कहने वाली बातें हैं राज। एनीवेज, तुम अभी अभी ऑफिस से आए हो ना, तो जाकर फ्रेश हो जाओ। मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाती हूँ। दिन यूं ही बीतते जाते हैं और धीरे धीरे करके उपासना रूखे सूखे मन से ही सही परेशानी और उसके घर वालों से बातचीत करना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक रोज, मैं कुछ नहीं जानती, हम सब ट्रिप पर जा रहे हैं। कितना लंबा समय हो गया है और हम सब कहीं घूमने गए ही नहीं। और अब एक हाँ और एक ना मत करना, हम सब के सब चल रहे हैं एंड दैट्स फाइनल। अच्छा बाबा ठीक है, हम सब चलेंगे ट्रिप पर। मैं तो ये भी कहती हूँ कि ईशानी के मायके वालों को भी हमें अपने साथ लेकर जाना चाहिए। और वृंदो, ये बात तो तुमने एकदम सही कही। इस ट्रिप के बहाने दोनों परिवार आपस में समय बिता पाएंगे और लौटते समय ढेरों यादें लेकर आएंगे। सो तो है पापा जी, लेकिन। लेकिन क्या बेटा? हाँ,
कुछ नहीं, ये लोग तो कह रहे हैं, लेकिन क्या माँ इस ट्रिप पर आने के लिए तैयार होगी? और पता नहीं इस बार वो ट्रिप पर आकर क्या करेगी। फिर वृंदा उपासना को कॉल करके ट्रिप की बात करती है। क्या? ना बाबा ना, मैं कहीं नहीं आने वाली। मुझे पहले ही यहाँ पर ढेर सारे काम हैं और अब ऐसे छोटे मोटे पिकनिक पर मैं कहाँ अपना समय बर्बाद करती फिरूं। ऐसा नहीं है समधन जी, और ये ट्रिप थोड़ी ना हर महीने होती है। साल में एक दो बार ही तो जाते हैं हम बाहर। चलिए ना, आप आएंगी तो ट्रिप में और मजा आएगा। और सबसे ज्यादा खुशी तो ईशानी को होगी। मैं जानती हूँ कि आपको भी घूमने फिरने का बहुत शौक है, इसलिए हमारे साथ चलिए। बाकी के काम तो बाद में भी पूरे किए जा सकते हैं, लेकिन अभी के लिए आपकी प्रायोरिटी परिवार को दीजिए, ना कि बाकी की चीजों को। पर वृंदा बहन, मैं वो देखिए, आप आ रही हूँ और मैं उसी के हिसाब से सारी तैयारियां कर रही हूँ, इसलिए आप मना नहीं कर सकती। इस तरह से उपासना को ना चाहकर भी सबके साथ ट्रिप पर जाना ही पड़ता है। फिर वहां जाने के बाद, अरे वृंदा बहन जी, ये कैसा रिसोर्ट है? अरे यहाँ का तो एसी ही खराब है। और तो और खाना भी कैसा है यहाँ पर? अरे इससे अच्छा खाना तो हमारे घर के पास वाले मंदिर में मिलता है, वो भी एकदम मुफ्त में। मुझे तो लगता है कि मैंने गलती ही कर दी यहाँ आकर। बेवजह मेरा समय जाया हो रहा है। आप चिंता मत कीजिए समधन जी, मैंने रिसोर्ट के स्टाफ से कह दिया है, तो वो थोड़ी ही देर में एसी भी ठीक कर देंगे। और रही बात खाने की, तो उन्होंने ये कहा है कि अगर आपको कोई व्यंजन पसंद हो तो आप उनसे बनवाने के लिए कह सकती हो, और वो आपको तुरंत बनवा कर दे भी देंगे। अच्छा, फिर ठीक है। अरे पापा, मुझे लगा कि माँ ने वृंदा आंटी की बात मानी, इसलिए यहाँ पर आई, और इनके खड़ूस स्वभाव में थोड़ा सुधार भी आ गया। लेकिन मैं गलत था, ये तो यहाँ आकर भी शुरू हो गई। अब क्या ही बोलूं मैं, थक गया हूँ तेरी माँ को चिल्ला चिल्ला कर। अरे हद होती है, ये लोग बहुत अच्छे हैं, वरना इनकी जगह पर कोई और होता तो अभी तक ये रिश्ता तोड़ चुका होता। सच में पापा, मुझे भी अब वही लग रहा है। फिर इसी ट्रिप के दौरान तुषार और कोमल भी एक दूसरे के साथ अच्छा समय बिताते हैं। देखो ना तुषार, सबके सब बिजी है और मेरी फोटोज खींचने के लिए कोई भी अवेलेबल नहीं है, तो तुम ही मेरी फोटो खींच दो ना। वो तुम्हें मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था ना, उसी तरह खींचना। वो नया ट्रेंड चल रहा है ना, तो मैं भी उसी की तरह एडिट करूंगी अपनी फोटोज। ओके मैम, आपका हुक्म सर आंखों पर। चलो, अब ओवर एक्टिंग कम और काम ज्यादा करो। प्लीज अच्छे से खींचना। अगर ये वीडियो अच्छा बना तो मैं तुम्हें अपने सोशल मीडिया पर क्रेडिट दे दूंगी। हाँ हाँ, जैसे कि मैं तो मरे ही जा रहा हूँ कि कब तुम मुझे क्रेडिट दोगे और कब मेरे भाग खुलेंगे। ज्यादा बकवास मत करो और काम करो, बड़े आए मरे जाने वाले। जस्ट किडिंग यार। उनकी ये बातें वहां से गुजर रही उपासना सुन लेती है और गुस्सा होकर वह उनके पास जाती है। कोमल, ये क्या तरीका है बात करने का? तुम्हें तुम्हारे माँ पापा ने कोई तमीज नहीं सिखाई क्या? पर आंटी, अरे मेरा बेटा तुम्हारी फोटो खींच रहा है और तुम हो कि उसी को उल्टा बोल रही हो। अब ये भला क्या बात हुई? और तू तुषार, इसे एहसान फरामोश लोगों की मदद करता ही क्यों है तू? अरे माँ, जैसा आप समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। मैंने ही पहले मस्ती की थी, फिर उसके बदले कोमल ने वैसा कहा, और हम दोनों तो बस ये सब मजाक मजाक में ही कह रहे थे। तो आप इतना सीरियस क्यों हो रही हो? एग्जैक्टली आंटी, जब हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? क्या कहा? मुझे इतनी मिर्ची क्यों लग रही है? अरे तुमसे बेहतर तो वो झोपड़ी झुग्गी वाले अनपढ़ भिखारी लोग हैं। इतनी पढ़ी लिखी होकर भी उम्र से बड़े लोगों के साथ ऐसे बात करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? आई एम सॉरी आंटी, लेकिन आप मुझे गलत समझ रही हो और छोटी सी बात का बतंगड़ बना रही हो, जो कि एकदम यूजलेस है। अरे क्या हुआ कोमल बेटा,
फिर कोमल महेंद्र को सारी बातें बताती है। देखो बेटा, तुम्हें समधन जी से इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। और समधन जी, आप भी जाने दीजिए ना, बच्चे आपस में मजाक ही तो कर रहे थे, बस और कुछ भी नहीं। देखिए भाई साहब, मुझे भी इन्हें डांटने के लिए किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है, लेकिन ये कोमल ही इस प्रकार से बात कर रही थी कि मुझे इसे डांटना ही पड़ा। जाने दीजिए ना, अगली बार से ये ध्यान रखेगी। वही बेहतर होगा। इतना बोलकर उपासना आगे निकल लेती है और तुषार भी उसके पीछे चला जाता है। अरे ये सब क्या है माँ, कभी तो चुप भी रह लिया कीजिए ना। जब देखो तब सब पर गुस्सा करती रहती हो, और उसके बावजूद भी ये सभी लोग आपके साथ इतने प्यार से पेश आते हैं। अरे आप में पूरी ना सही, लेकिन कम से कम थोड़ी सी भी अच्छाई नहीं है क्या? अरे चुप कर, बहुत सी अच्छाई है मुझ में, लेकिन तुम सबकी आंखें मेरी अच्छाई देख नहीं पाते, और वही दिक्कत है। और सबके सब मुझे गलत ही समझते हैं। नहीं माँ, आई एम रियली सॉरी, लेकिन आप जो कुछ भी कह रही हो वो सरासर गलत है। अरे चुप हो जा, और ज्यादा बोला तो सबके सामने ही तेरे कान के नीचे सितार बजा दूंगी। और ज्यादा उस लड़की में घुसने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब समझ रही हूँ। अभी तो वो तेरे दोस्त हैं, पर ना जानिए ये दोस्ती कब प्यार का रूप ले ले। देखो, गलती आप में और आपकी सोच में है। आप कभी किसी चीज को प्यार से और अच्छाई की नजर से देख ही नहीं पाती। और कोमल और मैं तो केवल अच्छे दोस्त थे, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है, और ना ही आगे कुछ हो सकता है। और ये बात आप भी अपने दिमाग में फिट कर लीजिए। चल चल, अब ज्यादा मत बन, और मुझे नदी के पास जाने दे। मुझे वहां जाकर बोटिंग करनी है, और शाम के समय तू मेरे फोटोज खींचेगा, जिसके बाद वो सारे फोटोज मैं अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर रखूंगी, और सारी औरतों को खूब जलाऊंगी। ठीक है माँ, जैसा आप कहो। इस तरह ट्रिप के दौरान भी उपासना शांत नहीं रहती, और अपनी इस बुरी आदत के कारण हर 2 घंटे में वो किसी न किसी मुद्दे पर लड़ती रहती है, जिस कारण दूसरों का भी मजाक खराब हो जाता है। ऐसे ही एक रोज जब वो ईशानी के ससुराल आती है, तभी बातों बातों में वो तुषार की शादी की बात चलाती है। क्या? हाँ बेटा, अभी दिसंबर तक मुझे तुषार की शादी करा देनी है, क्योंकि दिसंबर का ही शुभ मुहूर्त है। फिर उसके बाद अच्छा मुहूर्त सीधे 1.5-2 साल बाद ही आएंगे, और तब तक तो उसकी शादी की उम्र भी चली जाएगी। इसलिए मुझे और देरी नहीं करनी। पर माँ, आपको लड़की ढूंढने की क्या जरूरत है? मेरी ननद कोमल है ना। तुषार और कोमल की जोड़ी कितनी अच्छी लगेगी, और हमें भी कोमल की शादी करानी है। अभी कुछ ही दिन पहले हम लोग इसी बारे में बात कर रहे थे। अरे तू पागल पागल हो गई है क्या? पहले ही तुझे इस घर में ब्याह कर मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है, और अब तू ये चाहती है कि मैं फिर से इस घर से एक और रिश्ता जोड़ दूं और उस कोमल को अपनी बहू बनाऊं? अरे मैं तो इस बारे में सपने में भी नहीं सोच सकती। लेकिन क्यों माँ, आखिर क्या खराबी है इस रिश्ते में? खराबी है, बहुत सारी खराबी है। अरे हम ठहरे व्यापारी लोग, और ये सब तो ऑफिस वाले हैं। अरे मैं तो तेरे और राज की शादी के वक्त भी तुम्हारे रिश्ते के खिलाफ ही थी, लेकिन तेरे पापा की जिद के कारण हमें तेरी और राज की शादी करानी पड़ी। ऑफिस जाने वाले लोग हुए तो क्या हुआ माँ, रिश्ते कमाई और स्टेटस देखकर नहीं जोड़े जाते। और वैसे देखा जाए तो ऑफिस जाने वाले लोग तो ज्यादा फायदे में रहते हैं, क्योंकि एक वक्त पर बिजनेस में उतार चढ़ाव होने के कारण एक व्यापारी को काफी नुकसान झेलना पड़ता है। लेकिन एक ऑफिस जाने वाले की पेमेंट तो हर वक्त फिक्स्ड ही रहती है ना, वो चाहे कुछ भी हो। लेकिन किसी के हाथ के नीचे काम करने वाले लोगों को नौकर ही कहलाया जाता है। खैर, तू चाहे मुझे कितना भी क्यों ना समझा दे, लेकिन मैं इस घर से रिश्ता नहीं जोड़ूंगी फिर से। और मैं तो अपने बेटे के लिए उस बेवकूफ कोमल से तो अच्छी ही लड़की लाऊंगी। ये आप क्या कह रही हो माँ? बेवजह कोमल के बारे में ऐसा मत बोलिए, वो तो बहुत ही अच्छी और खूनी लड़की है। तभी ईशानी देखती है कि वहां पर वृंदा आ चुकी है। अरे माँ जी,
अब यहाँ पर अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। परागी की हाल ही में शेखर के साथ शादी हुई होती है। उसके ससुराल में सास बरखा, ससुर अनिल और देवर ध्रुव होता है। ऐसे ही एक रोज, अरे ये तो क्या कर रहा है ध्रुव बेटा, जरा ठीक से पैक करना इसे। देख बेटा, इस काम में मुझे कोई भी आनाकानी बिल्कुल नहीं चलेगी। हाँ माँ, वो बच्चे से ही तो पैक कर रहा हूँ मैं, अब इससे ज्यादा और मैं क्या करूँ। अरे माँ जी, इन बक्सों में आप लोग ये क्या पैक कर रहे हो। अरे परागी बेटा, इसमें अनाथ आश्रम के बच्चों के लिए तोहफे हैं, साथ में कपड़े और खाने के पदार्थ भी हैं। अब तेरी और शेखर की शादी हो गई है तो मैं ये सब उसी खुशी में बांट रही हूँ। तेरे पापा जी और मैंने ये पहले ही तय किया था। वाह माँ जी, क्या बात है, ये तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रही हो। मैंने ऐसे कितने सारे लोग देखे हैं जो शादी के बाद बड़ी बड़ी पार्टीज रखते हैं और बेवजह की ट्रिप में पैसे उड़ाते रहते हैं, लेकिन आप वैसे बिल्कुल नहीं हो माँ जी। आप तो एकदम पुण्य का काम कर रही हो। सच में माँ जी, आपकी सोच मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया बहू। लाइए देवर जी, पैकिंग करने में मैं भी आपकी मदद करती हूँ, क्योंकि आपको देखकर तो यही लग रहा है कि आपको कहीं जाने में देर हो रही है। हाँ भाभी, अपनी सही समझा। ओए उल्लू के पट्टे, कहाँ भागने की फिराक में है? वो कहीं नहीं जाएगा, चुपचाप बैठ के काम कर, बाकी मैं कुछ नहीं जानती। लेकिन माँ, लेकिन वेकिन कुछ नहीं। और तू परागी, तू अपने देवर को ज्यादा लाड़ प्यार मत कर, थोड़ी सख्ती भी जरूरी होती है। अब तुम तो इसकी भाभी हो ना, और भाभी भी माँ समान होती है। परागी को अपना नया ससुराल बहुत अच्छा लगने लगता है और उनके पूरे मोहल्ले में उसके ससुराल वालों की अच्छाई के गुणगान गाए जाते हैं। फिर ऐसे ही एक रोज, हे भगवान, माँ जी, ये पड़ोस की पूनम काकी इतना क्यों चिल्ला रही है? आखिर क्या हुआ है उनके घर पर? मुझे कुछ भी नहीं पता बहू, चल बाहर जाकर देखते हैं। फिर वो दोनों बाहर आती हैं और तभी, नहीं दीदी, मैंने कोई चोरी नहीं की है, प्लीज मुझे काम से मत निकालो दीदी। अरे चुप रहे तू, तुझ जैसी गरीबों को मैं अच्छे से जानती हूँ। जिस थाली में खाना खाते हो उसी में छेद भी करते हो। अरे नहीं मैडम, मैं मानती हूँ कि मैंने आपसे 2 दिन पहले पैसे मांगे थे क्योंकि मुझे अपनी बेटी का इलाज कराना था, लेकिन उसके लिए मैं आपके गहने थोड़ी ना चोरी करूंगी। अरे झूठ मत बोल, तूने ही चुराए हैं, और तेरे अलावा हमारे घर में रोज रोज और कोई नहीं आता, इसलिए अब ज्यादा शरीफ बनने का ढोंग मत कर और दफा हो जाए यहाँ से। चोरनी कहीं की, निकल जा, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगी। अब निकलती है या धक्के मारकर निकालो। फिर पूनम गायत्री को धक्का मार देती है और वो उसके मुंह पर दरवाजा बंद करती है और अब बेचारी गायत्री रोते हुए अपने घर चली जाती है। गायत्री, अरे गायत्री रुक तो। ये भगवान, बेचारी गायत्री। माँ जी, पूनम काकी ने गायत्री दीदी पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगाया? आप तो कह रही थी कि गायत्री दीदी इस मोहल्ले में पिछले कई सालों से घर घर में जाकर काम करती हैं और हर कोई इनकी ईमानदारी और अच्छे काम की तारीफ भी करता है, तो फिर आज ये सब क्या हुआ माँ जी? अरे नालायक है वो पूनम, उसका किसी के साथ भी अच्छा नाता नहीं है और इसके गहने तो किसी और ने चुराए होंगे, लेकिन इल्जाम इस बेचारी गायत्री पर लगा रही है। फिर रात में खाने के समय बरखा ये सारी बातें अनिल और शेखर को बताती है और तभी, बाप रे, पता नहीं ये पूनम कब सुधरेगी। तुम एक काम करो बरखा, कल के कल ही उस गायत्री को अपने घर पर बुलाओ और उसे 10,000 रुपए दे दो
ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। हाँ माँ, और आप उनसे कह देना कि अगर उन्हें और कुछ भी लगे तो हमसे आकर कह दिया करे। हाँ बेटा, मैं भी दिन भर यही सोच रही थी कि हमें उसकी मदद करनी चाहिए। कितने नेक विचार हैं आप लोगों के। वैसे ये बात तो हम जानते ही हैं कि चोरी गायत्री दीदी ने हरगिज नहीं की होगी, लेकिन अगर ये चोरी उन्होंने नहीं की तो पूनम काकी के घर में से गहने किसने चुराए होंगे? वही तो, ये बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। फिर अगले दिन बरखा गायत्री को अपने घर पर बुलाती है और वो उसे पैसे देती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, मैं हमेशा आपकी एहसानमंद रहूंगी। आप और आपका परिवार सच में बहुत अच्छा है। अगर इस दुनिया के सभी लोग आपके जैसे बन जाए तो ये दुनिया रहने के लिए कितनी सुंदर जगह बन जाएगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है गायत्री, और हम कोई बड़ा काम नहीं कर रहे। इंसान होने के नाते बस इंसानियत का धर्म निभा रहे हैं। और तुझे अगर आगे चलकर कोई भी मदद लगे तो तुम हमें बेझिझक होकर बोल सकती हो, ठीक है ना? जी जरूर, और मुझ पर इतना भरोसा करके मदद करने के लिए फिर एक बार आपका बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। अरे ऐसे कैसे? अब जब तू यहाँ पर आ ही गई है तो खाना खा कर जाना। अरे नहीं मैडम, रहने दीजिए ना। मैं कैसे? मैं कैसे का क्या मतलब है? अरे तू भी तो एक इंसान ही है ना, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुझे घर जाने में काफी देरी होगी। पता नहीं कब घर पहुंचेगी और उसके बाद तू खाना खाएगी। इसीलिए यहीं पर बैठकर खाना खा ले। और परागी बहू, हमारे साथ डाइनिंग टेबल पर इसका भी खाना लगा दे। जी माँ जी, अभी लगाती हूँ मैं। धन्यवाद मैडम, ऊपर वाला आपको हमेशा खुश रखे। फिर गायत्री डाइनिंग टेबल पर बैठकर बरखा और परागी के साथ खाना खाती है, जिस कारण उसे बहुत अच्छा लगता है। फिर एक रोज, अरे माँ जी, मैंने सारा खाना बना दिया है, और तो और मीठे में वो चीज केक भी बनाया है। देखना, मालिनी आंटी को वो केक बहुत पसंद आएगा। क्या बात है बहू, चलो अच्छी बात है। वैसे माँ जी, मैंने मालिनी आंटी के बारे में बहुत कुछ सुना है। कहते हैं कि हमारे मोहल्ले में सबसे अमीर परिवार उनका ही है। कल जब मैं बाजार से आ रही थी तब मैंने उनके बंगले को बाहर से देखा। कितना बड़ा बंगला है उनका। हाँ बहू, सही कहा तूने। वो बहुत अमीर है, लेकिन उसमें जरा भी घमंड नहीं है। हर किसी के साथ अच्छा नाता है उसका, और मेरे साथ तो और भी अच्छा। और इसीलिए आज मैंने तुझसे इतना सब बनवाया है। तेरी और शेखर की शादी में मालिनी और उसका परिवार नहीं आ पाया क्योंकि वो सब लोग लंदन गए थे, और अब तो वो तुझे पहली बार देखेगी और साथ ही तेरे हाथ का बना हुआ स्वादिष्ट खाना भी खाएगी। फिर थोड़ी ही देर बाद मालिनी वहां पर आती है। ये लो परागी बेटा, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से तुम्हारे और शेखर के लिए ये वेडिंग गिफ्ट। बाप रे, इतना बड़ा गिफ्ट बॉक्स, इसमें क्या है आंटी? अरे अभी मत खोलना। जब शेखर शाम में आएगा तब दोनों मियाँ बीबी साथ में खोल देना और देखना कि मैंने तुम्हारे लिए क्या लाया है। ओके आंटी, इस तोहफे के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वैसे परागी, तुम्हारे हाथ का बना ये चीज केक तो बहुत ही टेस्टी है। और तुम्हें पता है, मैं शहर की नंबर 1 केक शॉप से चीज केक मंगवाती हूँ, लेकिन तुमने तो उसे भी फेल कर दिया। अमेजिंग यार, थैंक यू सो मच आंटी। वैसे जब भी आपको ये चीज केक खाने का मन हो तब आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपके लिए बना दूंगी। ठीक है बेटा, मानना पड़ेगा बरखा बहन, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी बहू मिली है। और एक मेरी बहू है जिसे पैसे उड़ाने से फुर्सत ही नहीं मिलती। वैसे पैसों से याद आया, हमारे मोहल्ले में आए दिन कितनी चोरियां बढ़ रही है। वो 2 से 3 दिनों पहले ही पूनम के घर में भी चोरी हुई है। 50 से 60 हजार के गहने चोरी हुए हैं उसके, और उसे तो उसकी नौकरानी गायत्री पर शक हुआ।
इसीलिए उसने उसे काम से ही निकाल दिया। हाँ मालिनी बहन, जानती हूँ मैं, लेकिन गायत्री ने ऐसा कुछ नहीं किया है। जरूर वो चोरी किसी चोर ने ही की होगी, और इन सब में गायत्री का कोई कसूर नहीं है। मुझे भी यही लगता है, क्योंकि गायत्री को हम सब लोग कितने लंबे समय से जानते हैं। शुरू शुरू में 1 से 2 सालों तक उसने तो हमारे घर पर भी काम किया था। इसीलिए मैं पक्का कह सकती हूँ कि वो एक बहुत ही ईमानदार औरत है। पूनम ने तो उसे बेवजह काम से निकाल दिया, सच में। इसीलिए मैंने ही उसे घर पर बुलाया और उसे 10,000 रुपए दे दिए, ताकि वो मुसीबत से बाहर निकल सके। अरे वाह, ये तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, और मुझे तुम्हारे परिवार का यही स्वभाव बहुत अच्छा लगता है। हाँ मालिनी, अरे इंसान खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा। इसीलिए हमसे जितना हो सकता है वो हमें करना ही चाहिए। सही कहा तूने बरखा, हम भी घर पर सावधानी बरत रहे हैं, तो आप लोग भी बरतिए। रात में सारे खिड़की दरवाजे ठीक से बंद करके ही सोया कीजिए। मुझे तो लगता है कि जो भी चोरियां कर रहा है वो एक व्यक्ति नहीं, बल्कि उनकी कोई गैंग है। क्या कहा? हाँ बरखा, पुलिस अपनी तरफ से उन्हें ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो तो उन्हें पकड़ ही नहीं पा रहे। ना जाने कब आते हैं और कब चोरी करके जाते हैं। हमारे घर में तो रसोई के पीछे एक दरवाजा है, तो हम तो बस वहीं पर ताला नहीं लगाते, लेकिन चोर वहां से आएगा ही नहीं। वो दरवाजा देखकर सबको यही लगता है कि वो बंद है, लेकिन वो दरवाजा तो हमेशा खुला ही होता है। अच्छा, ऐसा है क्या? फिर भी मालिनी बहन, जरा ध्यान दीजिएगा। मुझे तो अब दिन हो या रात हो, बस चिंता ही लगी रहती है। अरे हमने किसी का कुछ बिगाड़ा थोड़ी ना है, इसीलिए हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। ऐसे नकारात्मक विचार अपने दिमाग में तुम क्यों ला रही हो? अच्छा सोचोगी तो अच्छा ही होगा। हाँ मालिनी, वो तो है। चलिए, अब मैं चलती हूँ। वैसे एक बात कहना तो मैं भूल ही गई, आप लोग तो हमारे घर वालों की जैसे ही हो, तो इसमें न्योता देने जैसी कोई बात नहीं, लेकिन बस बता दे रही हूँ। परसों मेरी और अभिनव के पापा की 50वीं सालगिरह है, तो उसी की पार्टी रखी है मैंने, तो तुम्हें उसमें सहपरिवार आना है। अरे ये भी कोई कहने वाली बात है क्या? हम जरूर आएंगे। मालिनी के बंगले के बगल में ही पूनम का घर होता है, पर पूनम के खड़ूस स्वभाव के कारण उसे मोहल्ले में कोई भी नहीं पूछता, और तो और मालिनी ने भी उसे पार्टी के लिए न्योता नहीं दिया होता। फिर 2 दिनों के बाद मालिनी और उसकी बहू बबीता अपने घर के सामने कचरा देखकर हैरान हो जाती है। अरे ये क्या, आज तो घर में फंक्शन है, और ये बेवकूफ औरत, इसने तो हमारे बंगले के सामने ही इतना कचरा फेंक दिया। मम्मी जी, मुझे तो ये लगता है कि ये सब वो खड़ूस पूनम जानबूझकर कर रही है, क्योंकि हमने इसे पार्टी में आने के लिए इनविटेशन जो नहीं भेजा, इसलिए ये उसका बदला ले रही है। उन दोनों की बातें पूनम सुन लेती है और वो उन पर चिल्लाने लगती है। क्या कहा रे तूने? अरे तुम लोग खुद को अंबानी समझते हो क्या? बड़े आए मुझे नीचा दिखाने वाले। अरे मामूली से अमीर लोग हो तुम, इसलिए ज्यादा मत उड़ो। और अगर तुम लोग मुझे अपनी फालतू की पार्टी में नहीं बुलाओगे तो मैं क्या कहीं मर नहीं जाऊंगी। देखिए पूनम आंटी, आप ना ठीक से बात करो, वरना हमसे बुरा और कोई नहीं होगा। क्यों रे बबीता की बच्ची, क्या कर लेगी तू? सब मुफ्त का बना बनाया पैसा मिल गया ना तुझे, लेकिन उसे उड़ाने के अलावा कुछ और आता भी है क्या तुझे? गधी कहीं की। बस कर पूनम, और खबरदार, जो मेरी बहू के बारे में कुछ भी और कहा तो, अरे तुम्हें उसे बोलने का कोई हक नहीं है। और जो तुमने ये कचरा फैलाया है वो समेटो पहले, और चुपचाप उसे डस्टबिन में फेंक कर आओ, वरना जैसे को तैसा करना हमें भी आता है। हाँ, मम्मी जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर आधे घंटे के अंदर आपने ये कचरा नहीं उठाया तो हम इससे भी ज्यादा कचरा आपके दरवाजे पर फेंक देंगे, समझी कि नहीं?
और हाँ, रात में मेरे घर पर पार्टी है, इसीलिए उसमें मुझे कोई नौटंकी नहीं चाहिए। बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं, इसीलिए उसमें कोई तमाशा मत करना। पूनम अकेली ही रहती है और वो एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर नौकरी करती है, लेकिन अपने पति की मौत के बाद से वो सबके साथ गुस्से से ही पेश आती है और अब सबकी नजरों में उसकी छवि बस एक गुस्सैल और खड़ूस औरत की ही होती है। फिर पार्टी के समय, मालिनी भाभी, धनराज भाई, सालगिरह के ढेर सारी शुभकामनाएं। ये तोहफा हमारी तरफ से। धन्यवाद अनिल भाई। अरे आप लोग आए हमें अच्छा लगा, लेकिन पूरी पार्टी खत्म होने तक रहना। बरखा भाभी, अनिल भाई को जाने मत देना, क्योंकि आज तो पार्टी देर तक चलने वाली है। जी जरूर। सभी पार्टी में खूब एंजॉय करते हैं। तभी अचानक से शेखर बाहर चला जाता है और उसे देखकर परागी भी उसके पीछे चली जाती है। अरे, ये शेखर तो घर जा रहा है, लेकिन इस वक्त क्यों जा रहा है वो? पता नहीं अब क्या रह गया घर में। ये भी ना, सच में पागल है। इसके पास तो घर की चाबी भी नहीं है, क्योंकि उसी ने मुझे चाबी दी थी। भुलक्कड़ कहीं का। लेकिन परागी ये देखकर हैरान होती है कि शेखर के पास घर की एक और चाबी है और वो दरवाजा खोलकर घर के अंदर चला जाता है। फिर परागी भी उसके पीछे अंदर चली जाती है और वो उसे दूर से ही देखती है कि शेखर किसी बैग में अपना कुछ सामान बांध रहा है। और ये क्या? ये शेखर ऐसे बीच पार्टी से निकलकर यहाँ आकर बैग क्यों भर रहा है? आखिर इसे कहाँ जाना है? इसने तो मुझे कुछ बताया भी नहीं। अरे शेखर, ये तुम क्या पैक कर रहे हो? और बस ये करने के लिए तुम पार्टी छोड़कर आ गए? अरे परागी, तुम यहाँ पर? हाँ शेखर, मैंने तुम्हें पार्टी छोड़कर बाहर जाते हुए देखा और जब मैंने तुम्हारा पीछा किया तो देखा कि तुम तो हमारे घर की तरफ जा रहे हो और चाबी तो केवल मेरे पास ही थी। लेकिन मुझे ये जानकर बड़ी हैरानी हुई कि तुम्हारे पास भी हमारे घर की एक्स्ट्रा की चाबी है। लेकिन ये बात तो तुमने मुझे कभी नहीं बताई। अरे इसमें बताने जैसी क्या बात है? वो मैंने इमरजेंसी के लिए बनाकर रखी है। और मैं यहाँ मेरी बैग पैक करने आया हूँ। वो लास्ट मिनट पर ही डिसाइड हुआ कि अब मेरी एक बिजनेस ट्रिप है और मुझे वहां पर जाना ही पड़ेगा। क्या? बिजनेस ट्रिप? अरे ऐसी कौन सी बिजनेस ट्रिप है ये जो ऐसे एन मोमेंट पर बनाई जा रही है? जाने से पहले तुम लोग ठीक से प्लानिंग नहीं करते क्या, जो ऐसे अचानक से निकल रहे हो? हाँ परागी, तुम्हारी बात एकदम सही है। दरअसल ये ट्रिप हमारी नेक्स्ट मंथ होने वाली थी, लेकिन अब लास्ट मिनट पर बॉस का कॉल आ गया कि हमें आज रात ही फ्लाइट से निकलना होगा। इसलिए मुझे बीच पार्टी में से यहाँ आना पड़ा और तुम सब लोग तो पार्टी में खूब एंजॉय कर रहे थे। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम चारों को बताए बिना ही निकलता हूँ, वरना जाते जाते मुझे देरी हो जाएगी। ऐसी बात है क्या? चलो ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं। मैंने सोचा था कि परसों संडे है तो हम दोनों कहीं घूमने चले जाते हैं, लेकिन तुम्हारा ये काम तो हर बार की तरह हमारे प्यार के बीच में आ जाता है, मानो जैसे ही हमारा दुश्मन बन गया है। अरे जब से शादी हुई है हम कहीं घूमने भी नहीं गए, ना ठीक से एक साथ समय बिता पाए हैं। कहने को तो लव मैरिज हुआ है हमारा, लेकिन मुझे हमारी शादी किसी अरेंज मैरिज से कम नहीं लग रही। आई एम सॉरी परागी, लेकिन अब मैं भी क्या करूं? काम के प्रेशर के चलते मैं थक जाता हूँ, इसीलिए घर आकर भी तुम्हें समय नहीं दे पाता। हाँ शेखर, मैं समझ सकती हूँ, और सच कहूँ तो इसमें तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है। चलो अब जल्दी से तैयारी करो और निकलो। लेकिन एक मिनट, तुमने मेरे बगैर ही पैकिंग कर दी। जरा मैं भी चेक कर लेती हूँ कि तुमने सब सामान ठीक से पैक किया है कि नहीं। लाओ, दिखाओ मुझे बैग। अरे नहीं नहीं। अरे इसमें नहीं बोलने की क्या बात है, मैं फटाफट से चेक कर लूंगी ना। अरे ऐसी बात नहीं है बाबा, मैंने सब कुछ ठीक से ही पैक कर लिया है और ट्रिप तो बस 2 दिनों की ही है, इसीलिए ज्यादा सामान भी नहीं है। तुम बेफिक्र रहो। चलो
अब मैं चलता हूँ। तुम बाकी घर वालों को इन्फॉर्म कर देना। वैसे मैं भी उन्हें समय मिलते ही कॉल कर दूंगा। ठीक है शेखर, जैसा तुम कहो। फिर शेखर जल्दबाजी में वहां से निकल जाता है। बड़ा ही अजीब आदमी है। शादी के पहले जब हम दोनों 6 महीने के अफेयर में थे, तब तो ये आदमी एकदम अलग था, और शादी के बाद तो ये एकदम अलग हो गया है। अजीबोगरीब हरकतें करता है। खैर, उससे भी अब मैं क्या कहूँ। वो बेचारा तो अपना करियर सेट करने के पीछे इतनी भागदौड़ कर रहा है। हे भगवान, मेरे पति को खूब तरक्की दे दो। जब बाकी घर वाले पार्टी से वापस लौटते हैं, तभी परागी सबको शेखर की बिजनेस ट्रिप के बारे में बताती है। फिर अगले दिन, अरे देवर जी, शेखर का तो कॉल ही नहीं लग रहा, और ना ही उसने मेरे मैसेजेस का कोई रिप्लाई दिया है। आपसे कोई बात हुई क्या उसकी? मैंने माँ जी और पापा जी से भी पूछा, उनकी भी शेखर से कोई बात नहीं हुई। नहीं भाभी, मेरे साथ तो कोई बात नहीं हुई भैया की। शायद उन्हें वहां पर बहुत काम होगा, और इसी के चलते उन्हें वक्त नहीं मिला होगा। ऑब्वियस सी बात है, वो ट्रिप पर घूमने थोड़ी ना गए हैं, काम के सिलसिले में ही गए हैं ना। हाँ, वो तो है। वैसे देवर जी, ये घड़ी तो बहुत ही महंगी है ना, तो ये आपके पास कैसे आई? आप तो अभी अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हो, तो माँ जी या पापा जी ने गिफ्ट की है क्या? अरे नहीं भाभी, ये घड़ी मुझे मेरे दोस्तों ने दी है, वो भी बर्थडे गिफ्ट। वो अगले महीने मेरा बर्थडे है ना, इसीलिए। अच्छा, लेकिन फिर भी देवर जी, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हें इतनी महंगी घड़ी दी? हाँ भाभी, अब मेरे दोस्त तो है ही ऐसे। वो सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। आखिर मैं ही तो हूँ जो पूरे कॉलेज की आन बान और शान हूँ, और सबने कंट्रीब्यूट करके ही मुझे ये गिफ्ट दिया है। अरे वाह, ये तो बड़ी ही अच्छी बात है। लेकिन आपका बर्थडे तो अगले महीने है ना, तो फिर उन्होंने आपको गिफ्ट 1 महीना पहले क्यों दिया है? ऐसे ही, वो प्री बर्थडे गिफ्ट दिया है। अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ, मुझे कॉलेज जाना है। बाय। ठीक है देवर जी, बाय। देवर जी ने जो घड़ी पहनी थी, वो करीबन 15 से 20 हजार की थी, और इतनी महंगी घड़ी उन्हें उसके दोस्तों ने गिफ्ट की है। कमाल है। काश मेरे पास भी ऐसे दोस्त होते। लेकिन अफसोस, सबके सब एकदम कंजूस और मक्खी चूस है। फिर 2 दिनों के बाद, जब शेखर बिजनेस ट्रिप से लौटता है, तभी, ये देखो परागी, मैंने तुम्हारे लिए ट्रिप से ये सब लाया है। नहीं शेखर, मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, और सच कहूं तो मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अरे इन 2 दिनों में तुमने मुझे एक कॉल भी नहीं किया, लेकिन मैंने तुम्हें 50 बार कॉल किया होगा। अरे सॉरी ना बाबा, पर मैंने तुम्हें मैसेज तो किया था ना। मैसेज? सीरियसली शेखर, मैसेज से क्या होता है? देखो परागी, मुझे सच में टाइम नहीं मिला, और रात में जब मैं फ्री हो जाता, तब तुम सोई रहती, और इसीलिए मैंने तुम्हें फोन करके परेशान नहीं किया। अब सारा दिन घर के काम करके तुम भी थक जाती होगी ना, इसीलिए। लेकिन मेरी जान, मैं तुमसे दिल से माफी मांग रहा हूँ। प्लीज माफ कर दो ना मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है, अब ज्यादा नाटक मत करो। कर दिया मैंने तुम्हें माफ। दिन यूं ही गुजरते जाते हैं, और अचानक से एक रोज मोहल्ले में रह रहे मिस्टर एंड मिसेस खन्ना के घर में चोरी हो जाती है, जिस कारण वो दोनों बहुत परेशान होते हैं। सत्यानाश हो उस चोर का। टीवी, फ्रिज, तिजोरी के पैसे और गहने, सब के सब चोरी हो गया है हमारा। अरे हम तो बर्बाद हो गए। लेकिन रवीना भाभी, ये सब कैसे हुआ, और आप लोग कहाँ पर थे? अरे अनिल भाई साहब, मैं और तेज 3 दिनों के लिए गांव गए थे। तेज के चाचा जी का देहांत हो गया था ना, इसीलिए। और अब आए हैं तब पता चला हमें कि ये सब हुआ है। अरे तेज भाई साहब, आपको सावधानी बरतनी चाहिए थी ना। जब आपको पता था कि हमारे मोहल्ले में आए दिन इतनी चोरियां बढ़ रही हैं, तो आपको ठीक से ताला लगा कर जाना चाहिए था। वही तो। अरे बर्बाद हो गए हम। हमारे सारे जमा किए हुए पैसे चोरी हो गए हैं।
पहले ही मेरा बिजनेस में इतना लॉस चल रहा है और अब मुझे अर्जेंटली 10,000 रुपए की जरूरत थी, लेकिन यहाँ पर तो 1 रुपया भी नहीं बचा है। पता नहीं अब मैं क्या करूं। अरे तेज अंकल, आप चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, हम आपको पैसे दे देंगे। अरे नहीं शेखर बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? एकदम सही कह रहा है शेखर। तेज भाई साहब, आप मुझे अपना छोटा भाई कहते हो ना, तो प्लीज हमें मदद करने से मत रोकिए। और हाँ, एक बार पुलिस को भी इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि वो लोग जांच पड़ताल शुरू कर दें। ठीक है अनिल भाई साहब, सच में पड़ोसी हो तो आप जैसा इस मोहल्ले में जो भी मुसीबत में होता है, उन लोगों की मदद के लिए आप लोग सबसे पहले पहुंच जाते हो, बिल्कुल किसी अपने की तरह। माना कि हम पड़ोसी हैं, लेकिन है तो एक परिवार के जैसे ही ना, क्यों रवीना भाभी? जी भाई साहब, सही कहा आपने, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बढ़ती चोरियों के कारण पुलिस इंस्पेक्टर मिस्टर शेखावत अब पहले से भी ज्यादा गंभीरता से जांच पड़ताल शुरू करते हैं। देखिए मिस्टर खन्ना, आप निश्चिंत रहिए, हम अपनी तरफ से पूरी तहकीकात कर रहे हैं। हम लोग उस चोर का पता लगा ही लेंगे जो इस मोहल्ले में पिछले कई दिनों से चोरियां कर रहा है। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन फिर भी आप सभी लोग हर वक्त सावधान रहिए। जो भी चोरी कर रहा है वो बहुत शातिर है, उसने एकदम अच्छे से छानबीन की है और तभी अपना काम कर रहा है वो, वरना तो हम चोर को एकदम आसानी से पकड़ लेते। और हाँ अनिल जी, आप सबकी इतनी मदद करके वाकई में बड़ा नेक काम कर रहे हो। शुक्रिया इंस्पेक्टर साहब, बस आप उस चोर को जल्द से जल्द पकड़ लीजिए ताकि हम सब चैन से रह सके। और अब तो हर वक्त हमें यही डर लगा रहता है कि अगला घर कहीं हमारा ना हो। ऐसा कुछ भी नहीं होगा अनिल जी, अच्छा सोचिए, हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप सभी लोग अपना अपना ध्यान रखिए। और अगर आपको किसी पर शक हो तो तुरंत हमें बता दीजिए। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, हम बता देंगे आपको। ऐसे ही एक रोज जब मोहल्ले की सारी औरतें सब्जी लेने इकट्ठा होती हैं, तभी अरे मालिनी बहन, आज आप सब्जी लेने आई हो? क्यों रवीना बहन, मैं नहीं आ सकती क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके घर पर तो कितने नौकर चाकर है, तो उनके होते हुए भी आप सब्जी खरीदने आई हो, इसलिए मैंने ऐसे बोला। माना कि मेरे घर पर नौकर चाकर है, लेकिन फिर भी मुझे सब्जियों की खरीदारी खुद से ही करना पसंद है। उन नौकरों के भरोसे तो मैं कोई सब्जी नहीं ले सकती, उनका बस चले तो कुछ भी उठाकर ले आए। अरे वाह, ये तो काफी अच्छी बात है। और मुझे आपका यही स्वभाव बहुत पसंद है मालिनी बहन, कि आप अमीर होने के बावजूद भी एकदम साधारण जीवन जीना पसंद करती हो, और आप में तो कोई घमंड भी नहीं है। जी शुक्रिया बहन। अरे वो देखो, पूनम जा रही है और उसने तो अब अपने गले में सोने की चेन पहनना शुरू किया है। और तो और वो आजकल रोजाना नए कपड़े भी पहनने लगी है। पता नहीं आखिर क्या माजरा है। हाँ, मैं भी देख रही हूँ, उसके घर पर तो बहुत ही बड़ा स्मार्ट टीवी भी आया था कल। और तो और उसने अपने लिए एक नई स्कूटी भी ली है, उसी पर सवार होकर वो अपने ऑफिस भी जाती है। क्या बात कर रही हो मालिनी बहन, आपको ये सब कैसे पता चला? अरे जाहिर सी बात है, वो मेरे घर के सामने ही रहती है, तो मुझे पता तो चलना ही था ना। क्या आप भी रवीना बहन कुछ भी पूछती हो, लेकिन ये तो अच्छी बात है ना कि वो अकेली रहती है और अपने लिए कुछ अच्छा कर रही है। वो तो है, मगर दूसरों के साथ भी थोड़े अच्छे से रह लेती तो क्या बिगड़ जाता उसका। जब देखो तब सबके साथ मुंह सड़ाकर बात करती है वो। और नहीं तो क्या, उसने अपनी नौकरानी गायत्री के साथ जो कुछ भी किया है, उसके बाद तो मुझे उस पर और गुस्सा आ रहा है। बिना किसी सबूत के उसने उस बेचारी को काम से निकाल दिया। वो तो भला हो भरका बहन का, जो इन्होंने उसकी मदद की। अब जाने दीजिए ना मालिनी बहन, अब पूनम के साथ भी अतीत में कितना कुछ बुरा हुआ है। वो बेचारी तो अपने पति के मौत के बाद से ऐसी हो गई है।
वरना वो भी बहुत अच्छी थी, लेकिन उस पर दया खाने की कोई जरूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, मैं उस पर दया नहीं खा रही हूँ। मैं मानती हूँ कि उसने गायत्री के साथ बहुत गलत किया है, लेकिन अब उसका स्वभाव ही ऐसा बन चुका है, तो हम उससे क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इससे अच्छा तो यही होगा कि हम उसे उसके हाल पर छोड़ दें। पर एक बात पर आप दोनों ने गौर फरमाया क्या? जहाँ मोहल्ले में इतनी चोरियां हो रही हैं, वहां पर ये पिछले कुछ दिनों से इतना सब सामान खरीद रही है, गहने पहनकर घूम रही है, रोज रोज नए कपड़े भी पहन रही है। कहीं सारी चोरियां इसने तो नहीं की? अरे नहीं रवीना बहन, हम में से किसी पर भी शक नहीं कर सकते। हाँ, और चोरी तो उसके घर पर भी हुई है ना, तो वो खुद थोड़ी ना अपने घर पर चोरी करेगी। बस भगवान करे कि वो जो भी नालायक चोर हो, उसे पुलिस जल्द से जल्द रंगे हाथ पकड़ ले। हाँ, मैं भी यही चाहती हूँ। अब तो हर समय बस दहशत का माहौल बना रहता है, और अब हमारे मोहल्ले में वो पहले जैसी रौनक भी नहीं रही। वही तो, अब हमारे घर पर भी कितनी बड़ी चोरी हुई। ना जाने किसकी नजर लगी है हमारे मोहल्ले को। मैं तो ये कहती हूँ कि हर किसी को अपने घर के आगे एक एक नजर बट्टू लगा देना चाहिए। अब एक वही है जो हमें इन चोरों की बुरी नजर से बचा सकता है। ऐसे ही एक रात जब परागे को प्यास लगने पर वो रसोई में पानी लेने जाती है, तभी वो देखती है कि ध्रुव और अनिल दोनों घर के अंदर आ रहे हैं। पर ये क्या, देवर जी और पापा जी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? रात के 2 बजे हैं और ये लोग बाहर से आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कहाँ पर गए होंगे? देवर जी, पापा जी, अरे आप दोनों रात के 2 बजे कहाँ से आ रहे हो? और क्या हुआ है? आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हो? कुछ हुआ है क्या? वो भाभी, दरअसल, अरे अब बताइए अभी कि आखिर बात क्या है? अब आगे क्या होगा, जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।